बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। बेटा जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने एंट्री टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और यहां पर हम एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो प्रेपरेशन है वो कर रहे हैं। मैं आज एक न्यू चैप्टर के साथ यहाँ पर हम न्यू चैप्टर को यहाँ से स्टार्ट करेंगे और वो चैप्टर है हमारा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो इस चैप्टर पर मैं आज फर्स्ट लेक्चर जो है डिस्कस करूँगा और इस लेक्चर में जिन टॉपिक्स पर मैं बात करूँगा वो हमारा टॉपिक है सम बेसिक टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की जो बेसिक टाइप्स हैं, कुछ बेसिक टाइप्स हैं जिनमें रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, आपका स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स एक्सेट्रा, ये क्या होते हैं इनके मुतालिक यहाँ पर मैं डिस्कशन करूँगा और इनको सिंबॉलिकली वे से आप किस तरह लिखते हैं इसके ऊपर डिस्कशन होगी। आपके पास पेपर में इसकी समटाइम्स सिंबॉलिक डेफिनेशन को इस्तेमाल करके आपका एमसीक्यूज़ बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है कि मैट्रिक्स क्या होता है, उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी, क्योंकि ये यहाँ पर एंटी टेस्ट की क्लास है। तो यहाँ पर इस क्लास में मैं बहुत ज़्यादा बेसिक से आपको नहीं लेके चलूँगा कि पहले मैट्रिक्स के मतलब बताऊँगा फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। ये सारी चीज़ें आपको उम्मीद करता हूँ पहले मालूम होगी। तो खैर यहाँ पर रो कॉलम इन मैट्रिसेस को डिफ़ाइन करने से पहले मैं लेट कर लेता हूँ कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर जो है वो m/n है। ऑर्डर उसका क्या है, m/n। m यहाँ पर उसकी रोज़ हैं और n क्या है, यहाँ पर उसके कॉलम्स हैं। m यहाँ पर इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और n यहाँ पर क्या है, इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। अब पहली यहाँ पर मैट्रिक्स की जो टाइप है आपकी है रो मैट्रिक्स की। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो होती है, आप जानते हैं उस मैट्रिक्स को आप रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो अगर इस मैट्रिक्स ए में m की वैल्यू 1 के इक्वल आ जाए तो उस मैट्रिक्स को आप रो मैट्रिक्स कहेंगे। यानी कि आपके पास वो तमाम मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर 1/n है, ठीक है, उन मैट्रिसेस को आप रो मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक मैट्रिक्स लिखा A = 3 2 5। तो इस मैट्रिक्स में एक रो है, लिहाजा ये आपका रो मैट्रिक्स हो जाएगा। कॉलम इसके यहाँ पर 3 है। नेक्स्ट अगली टाइप है आपके पास कॉलम मैट्रिक्स की। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होता है उसे आप कॉलम मैट्रिक्स या सम बुक्स में आप उसे कॉलम वेक्टर भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पर अगर इस मैट्रिक्स ए में n की वैल्यू 1 पुट कर दी जाए तो ये जो आपका पास मैट्रिक्स बन जाएगा जिसका ऑर्डर बनेगा m/1। तो ये जो मैट्रिक्स है इसे आप यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। मिसाल के तौर पर आप लिखते हैं मैट्रिक्स B = 3 2 5। ये जो आपका मैट्रिक्स B है ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है। उसके बाद इसकी तीसरी टाइप हमने यहाँ पर जो डिस्कस करनी है वो है आपकी पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। तो अगर किसी मैट्रिक्स में रोज़ की और कॉलम की तादाद इक्वल ना हो तो उस मैट्रिक्स को आप जानते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर m और n है तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की जो सिंबॉलिक डेफिनेशन बनेगी वो ये होगी, अगर किसी मैट्रिक्स ए में m और n आपस में बराबर ना हो, यानी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम आपस में बराबर ना हो, तो उस मैट्रिक्स ए को आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। मिसाल के तौर पर आपने ये जो दोनों मैट्रिक्स लिखे हैं ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। इसका ऑर्डर आपके पास एक रो है 3 कॉलम है, इसका ऑर्डर आपके पास 3 रोज़ हैं 1 कॉलम है। तो चूँकि रोज़ की और कॉलम की तादाद आपस में इक्वल नहीं है, लिहाजा ये दोनों मैट्रिक्स आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हैं। मज़ीद आप एग्जांपल लिख लेते हैं। आप कहते हैं मैट्रिक्स C = 3 2 1 1 8 7। तो अब आप यहाँ पर देख लें कि C का जो ऑर्डर है वो आपके पास 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं, ठीक है।
तो 2/3 का ये मैट्रिक्स है, लिहाजा रोज़ और कॉलम की तादाद आपस में बराबर ना हुई तो ये मैट्रिक्स जो आपका है सी, ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आती है जी फोर्थ टाइप इसकी, स्क्वायर मैट्रिक्स की। अगर किसी मैट्रिक्स में रोज़ की तादाद और कॉलम की तादाद इक्वल हो जाए तो उस मैट्रिक्स को आप स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अगर ये हमारे पास एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m/n लिखा हुआ है, अगर इस मैट्रिक्स में आप m और n की वैल्यू बराबर कर दें, यानी रोज़ की तादाद और कॉलम की तादाद इक्वल कर दें, तो अब आपका जो मैट्रिक्स बनेगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। मिसाल के तौर पर आप एक मैट्रिक्स D लिखते हैं 1 2 3 4, तो ये आपके पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट चलते हैं जी, यहाँ पर मैं पहले नल मैट्रिक्स को डिफाइन कर लेता हूँ। अगर किसी मैट्रिक्स में तमाम एलिमेंट्स 0 के इक्वल आ जाएं तो उस मैट्रिक्स को आप नल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। ऑल दी एंट्रीज आर 0 देन सच मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। अगली चीज़ ये है कि आप ये पूछेंगे कि नल मैट्रिक्स की, आपसे पूछ लेते हैं कि डायमेंशन क्या होती हैं, उसका ऑर्डर क्या होता है। तो याद रखिएगा, डायमेंशंस ऑफ नल मैट्रिक्स आर आर्बिट्रेरी। सिर्फ इसकी डेफिनेशन ये है कि इसका हर एलिमेंट 0 होना चाहिए, ठीक है। उसकी डायमेंशन कुछ भी हो सकती है, सही है, वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर आपने एक मैट्रिक्स लिखा और नल मैट्रिक्स को आप अमूमन O से, कैपिटल O से डिनोट करते हैं। आपने एक मैट्रिक्स लिखा 0 0 0, तो ये मैट्रिक्स जो है वो आपका नल मैट्रिक्स है। आप इसी मैट्रिक्स को ऐसे लिखते हैं 0 0 0 0 0 0, तो हर एंट्री जो कि 0 के बराबर है, लिहाजा ये जो मैट्रिक्स आपका नल मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट अगली चीज़ आपके पास है जी इंपॉर्टेंट चीज़, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स को डिफाइन करने से पहले यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको यहाँ पर डिफाइन करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लें मेरे पास एक मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर n/n है, तो उसके एलिमेंट्स कुछ इस तरह हैं, A11 A12 A13 अप टू सोन A1n। सेकेंड रो के एलिमेंट है 21 22 23 अप टू सोन 2n। थर्ड रो के एलिमेंट है हमारे पास A31 A32 A33 अप टू सोन A3n। यह प्रोसीजर चलता जाएगा। इसकी nth रो के एलिमेंट है AN1 AN2 AN3 और लास्ट इसका एलिमेंट है ANn। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है n/n, ठीक है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैंने बतानी है डायगोनल मैट्रिक्स से पहले, डायगोनल मैट्रिक्स से पहले आपने जो चीज़ पढ़नी है वो रहती है जी कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायगोनल। डायगोनल आपके पास 2 किस्म के होते हैं, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स की नहीं बात कर रहा, किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स में 2 तरह के डायगोनल की हम बात करते हैं, ठीक है। एक होता है प्राइमरी या प्रिंसिपल डायगोनल, या उसे फर्स्ट डायगोनल बोलते हैं। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 तरह के डायगोनल होते हैं, एक होता है प्राइमरी या उसे प्रिंसिपल या उसे फर्स्ट डायगोनल बोलते हैं। अब ये इस डायगोनल के एलिमेंट्स किस तरह के होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म A11 A22 A33 अप टू सोन ANn। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इस तरह के एलिमेंट्स हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने ये जो यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा है, इस स्क्वायर मैट्रिक्स में ये वाले जो एलिमेंट हैं आपके पास, ये तमाम एलिमेंट्स प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है, किसी भी मैट्रिक्स A में अगर उसके एलिमेंट को मैं A से डिनोट करता हूँ और उसके नीचे लिखा हुआ IJ, ठीक है, तो यहाँ पर बेटा याद रखिएगा I का मतलब है ith रो, यानी इसमें जो पहला नंबर है वो रो के नंबर को शो करता है
और जे का मतलब है जेथ कॉलम, और जो दूसरा नंबर है वो उस कॉलम के नंबर को, कॉलम की पोजीशन को शो करता है। मिसाल के तौर पर आप लिखते हैं A23, तो इसका मतलब है यहाँ पर ये सेकंड रो थर्ड कॉलम का नंबर है। आप लिखते हैं A33, तो ये इसका मतलब है थर्ड रो थर्ड कॉलम का नंबर है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है, ये खैर आपको पता होगी। तो अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो तमाम नंबर्स जिनमें रो का नंबर और कॉलम का नंबर एक जैसा होगा, याद रखिएगा वो जो तमाम नंबर हैं आपके पास किसको रिप्रेजेंट करेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को। तो लिहाजा यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को मैं इस तरह शॉर्टकट वे में लिखता हूँ कि एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म AIJ वेयर I इक्वल है J के। तो इस तरह के तमाम नंबर्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल को। प्रिंसिपल डायगोनल में तमाम नंबर आएंगे जिनमें रो का नंबर कॉलम का नंबर एक जैसा होगा। तो रो के नंबर को मैंने I से रिप्रेजेंट कर लिया और कॉलम के नंबर को J से रिप्रेजेंट कर लिया। अगर ये I का नंबर J का नंबर यानी रो का नंबर कॉलम का नंबर एक जैसा है तो वो प्रिंसिपल डायगोनल के नंबर है। ठीक है, दूसरा डायगोनल क्या होता है, ये वाले जो नंबर आपके पास बचते हैं यहाँ पर ये वाला प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर, मतलब मैं एक छोटा मैट्रिक्स यहाँ पर लिखता हूँ मिसाल के तौर पर देखें, A11 A12 A13 A21 A23 A22 A23 A31 A32 A33। तो इसमें बेटा ये वाले जो नंबर हैं A11 A22 A33, ये वाले नंबर तो हो गए आपके प्रिंसिपल डायगोनल के नंबर। और ये वाले जो नंबर हैं आपके पास, ये वाले नंबर A13 A22 और A31, दीज आर नंबर ऑफ सेकेंडरी डायगोनल, ये दूसरे डायगोनल के नंबर हैं। ठीक है, और इन नंबर्स में आप देखें कि I और J का बराबर होना कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, यहाँ पर ये एक जगह पर बराबर है, वो उसके ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है। सही है, यहाँ पर I कुछ और है, यानी यहाँ पर ये I तीसरी रो को शो कर रहा है, थर्ड रो है I3 है J1 है, यहाँ पर I1 है J3 है, कॉलम 3 है। ठीक है, तो सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स में I और J इक्वल नहीं होते। ठीक है, प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स में हमेशा I और J हैं जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो दो तरह के यहाँ पर हमने डायगोनल पढ़ने हैं। तो मेन चीज़ आपने याद रखनी है कि प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनमें हमेशा I और J क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। अब मैं डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को यहाँ पर डिस्कस करता हूँ कि डायगोनल मैट्रिक्स को आप किस तरह डिफाइन करते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, नेक्स्ट यहाँ पर अब हम डायगोनल मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स सबसे पहली बात याद रखिएगा कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल तमाम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब मेन डायगोनल को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स बचते हैं उनको आप नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। तमाम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 के बराबर हों और मेन डायगोनल में कम से कम एक नंबर आपको ऐसा मिले जो नॉन ज़ीरो हो। ठीक है, एक ऐसा एलिमेंट आपको मिलना चाहिए जो नॉन ज़ीरो हो, तो उस मैट्रिक्स को आप डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। मिसाल के तौर पर एग्जांपल लेते हैं, मैट्रिक्स ए है मेरे पास 2 5 2/2 की एग्जांपल ले रहे हैं पहले। तो ये जो मैट्रिक्स है ये आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। यहाँ पर 2 5 जो है ये आपका मेन डायगोनल है। ठीक है, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स में कम से कम एक नंबर ऐसा होना चाहिए, कम से कम एक ऐसा होना चाहिए जो नॉन ज़ीरो हो, बाकी तमाम ज़ीरो होना चाहिए। तो अब यहाँ पर ये वाले जो दोनों नंबर हैं ये आपके पास कौन से नंबर हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है। फिर आप गौर से देखें, यहाँ पर पोजीशन इसकी A11 है, ये पोजीशन A22 है, ये आपके पास A12 है और ये आपके पास क्या है, A21 है। तो मेन डायगोनल में एलिमेंट्स में I और J जहाँ पर सेम है वो नॉन ज़ीरो हैं और जहाँ पर I और J बराबर नहीं है वो तमाम क्या हैं, ज़ीरो हैं। ठीक है, मैट्रिक्स 3/3 की एग्जांपल लेते हैं, या इसी में फिर मैं मज़ीद आपको बताता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें मैट्रिक्स ए अगर इस तरह है, तो अब अगर फ़र्ज़ करें कि इस 2 को भी आप ज़ीरो कर देते हैं तो अभी भी अगर ये मैट्रिक्स पूछें तो ये मैट्रिक्स अभी भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स में लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया एटलीस्ट वन एलिमेंट होना चाहिए, कम से कम एक नंबर ऐसा ज़रूर होना चाहिए इसके डायगोनल एलिमेंट्स में जो कि नॉन ज़ीरो हो। अगर आप 5 को ज़ीरो कर दें तो फिर ये 2 जो है वो यहाँ पर होना चाहिए।
ठीक है। अगर आप ये चारों के चारों जीरो कर दें तो फिर आपके पास ये मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स बन जाएगा, फिर वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं रहेगा, ठीक है। 3/3 की अगर आप एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर एक मैट्रिक्स ये मैंने लिखा 5 8 7। अब ये जो मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं ये आपके मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इनको छोड़कर बाकी तमाम जो एलिमेंट्स लिखूंगा वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो ये भी जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो होना चाहिए, ये भी आपका जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, और ये भी आपके तमाम एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब इनमें से अगर आप 5 को जीरो कर दें तब भी ये डायगोनल रहेगा, आप 8 को भी जीरो कर दें तब भी ये मैट्रिक्स डायगोनल रहेगा। हाँ, यहाँ पर इसको जीरो नहीं करना आपने, यानी इन 3 नंबरों में से कम से कम एक नंबर ऐसा होना चाहिए जो कि नॉन जीरो हो, ठीक है, कम से कम एक। तो फिर ये मैट्रिक्स जो रहेगा वो आपके पास क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स रहेगा। अब डायगोनल मैट्रिक्स की इसका मतलब सिंबॉलिक डेफिनेशन कुछ इस तरह बनती है, एक मैट्रिक्स ए, जाहिर सी बात है उसका ऑर्डर n/n होना चाहिए क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होना इसके लिए ज़रूरी है। एक मैट्रिक्स ए को, ठीक है, आप कहेंगे कि वो डायगोनल मैट्रिक्स है। पहली बात ये कि यहाँ पर ए और आई जे तमाम ज़ीरो होने चाहिए। कब? फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, जहाँ पर आई और जे आपस में बराबर नहीं है वो तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखें ये आपके पास किस पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम है, यानी 1 2। तो 1 2 में आई और जे बराबर तो नहीं ना हुए, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर आई और जे यानी रो का नंबर कॉलम का नंबर जहाँ जहाँ पर बराबर नहीं है वहाँ पर हर एलिमेंट जीरो होना चाहिए। और जहाँ पर आपके पास आई और जे बराबर हैं उसके लिए आप लिखेंगे एटलीस्ट 1 ai नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इक्वल टू जे। और जहाँ पर आई और जे बराबर हैं वहाँ पर कम से कम एक नंबर ऐसा हो जो नॉन ज़ीरो हो, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन बनेगी ये आपके पास किसकी डेफिनेशन बन जाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे एज MCQ के तौर पर पूछी जा सकती है कि एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर जो है वो 4/4 है। अब उस 4/4 मैट्रिक्स में और अगर वो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उस डायगोनल मैट्रिक्स में मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स ज़ीरो हो सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह है कि in a diagonal matrix of order 4/4, how many elements, how maximum elements could be 0। अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 4/4 है तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा कितने नंबर एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो हो सकते हैं, 4 15 16 8। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 4/4 मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट्स कितने बनेंगे। जाहिर सी बात है 4/4 में टोटल एलिमेंट्स बनेंगे 4 × 4 दैट इज 16 एलिमेंट बनेंगे। अब वो अगर डायगोनल मैट्रिक्स है, मैंने लिखा इन अ डायगोनल मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स डायगोनल है, तो डायगोनल मैट्रिक्स होने पर अब आपने ये बताना है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने जीरो आ सकते हैं, एलिमेंट्स कितने एलिमेंट जीरो हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है उसमें यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है आपकी 15B ऑप्शन, ठीक है। उसमें 16 एलिमेंट्स में अब वो है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो 16 एलिमेंट्स में से 15 जगह पर ज़ीरो हो सकता है, एक नंबर यहाँ पर डायगोनल में आपको मिलेगा जो कि नॉन ज़ीरो होगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा ये 2/2 का मैट्रिक्स है, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। इन 4 एलिमेंट्स में से ज़्यादा आप देखें है ये डायगोनल मैट्रिक्स, तो 4 एलिमेंट्स में कितने मैक्सिमम जीरो आपको नजर आ रहे हैं, ये 3 जीरो हैं। अगर ये चौथा भी जीरो कर देंगे तो ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा, नल मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन होती है बेटा जी स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स स्पेशल टाइप होती है डायगोनल मैट्रिक्स की। अगर किसी डायगोनल मैट्रिक्स में आप डायगोनल एंट्रीज, तमाम डायगोनल एंट्रीज किसी एक नंबर के रियल नंबर के बराबर आ जाएं, ठीक है, तो उस डायगोनल मैट्रिक्स को आप स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक मैट्रिक्स लिखा, मैट्रिक्स x = 5 5। अब पहले होना चाहिए वो डायगोनल मैट्रिक्स, और डायगोनल होने के लिए क्या होना चाहिए, ये वाले नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब अगर इसकी डायगोनल एंट्री में तमाम एलिमेंट सेम हो, एक जैसे हो जाएं, तो उस
मैट्रिक्स को आप स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, तो ये आपका मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये पॉइंट में भी हो सकती हैं, अंडर रूट में हो सकती हैं, माइनस में हो सकती हैं, प्लस में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस वो सेम होनी चाहिए यहाँ पर आपके पास। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स को आप इस तरह डिफाइन करेंगे, एक मैट्रिक्स ए जो कि पहले स्केयर मैट्रिक्स होगा शुरू में, ठीक है, इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। वो स्केलर होगा, ये तमाम कंडीशन इसी तरह ही आएंगी, पहली कंडीशन वही आएगी। ठीक है, यानी कि स्केयर हुआ, स्केयर के बाद उसे डायगोनल होना चाहिए। तो डायगोनल की पहली शर्त क्या है कि तमाम ए आई जे इक्वल टू 0 होना चाहिए। कब, कहाँ पर इक्वल टू 0 होना चाहिए? जहाँ पर आई और जे बराबर नहीं है, यानी जहाँ पर रो का नंबर कॉलम का नंबर बराबर नहीं है वहाँ पर हर नंबर 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, यानी पहले उसे सबसे पहले स्केलर होना चाहिए। तो स्केलर होने की पहली शर्त तो ये है। फिर अगली बात सुने, इसकी दूसरी शर्त स्केलर के लिए आप इस तरह लिखेंगे, ए आई जे इक्वल टू के, और के क्या है? एक रियल नंबर है, वो 0 नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप कहें जी वो यहाँ पर 0 कर दें सेम हो गए, नहीं, नॉन ज़ीरो स्केलर होना चाहिए ये। ठीक है, ए आई जे इक्वल टू के, ठीक है, के यानी नॉन ज़ीरो रियल नंबर, ठीक है, फॉर ऑल आई इक्वल टू जे। तो डायगोनल में, डायगोनल मैट्रिक्स में मैंने लिखा था एटलीस्ट 1 ए जे नॉट इक्वल टू 0। स्केलर मैट्रिक्स में मैंने ये लिखा है, यहाँ पर एटलीस्ट का लफ्ज़ नहीं लिखा, सही है, यहाँ पर लिखा है कि तमाम ए जे, ठीक है, फॉर ऑल ए जे, ये के बराबर होना चाहिए। कहाँ पर? जहाँ पर आई और जे आपस में क्या है? सेम है, यानी जहाँ पर रो का नंबर कॉलम का नंबर एक जैसा। देखो ना, ये A11 है, ये A22 है, ये A33 है। ठीक है, ये तमाम नंबर सेम होंगे तो ये मैट्रिक्स आपका क्या कहलाएगा? स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास इसकी टाइप है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये भी स्केलर मैट्रिक्स की स्पेशल टाइप है, आगे से स्केलर मैट्रिक्स की स्पेशल टाइप है। अगर किसी स्केलर मैट्रिक्स में आप डायगोनल की तमाम एंट्री को 1 के बराबर लिख दें, ठीक है, तो उस स्केलर मैट्रिक्स को आप यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, और उसे आप आई से डिनोट करते हैं। अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 1 by 1 का है तो आप सिंपल उसे इस तरह लिखोगे, या समटाइम कुछ ऑथर I1 लिखते हैं। अगर वो मैट्रिक्स ऑर्डर 2 by 2 का है तो उसे ऐसे लिखेंगे, या फिर आप सिंपल I2 लिखेंगे। इसी तरह अगर I3 ये भी हो जाएगा आपके पास। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट आप आई से करते हैं। उसकी डेफिनेशन में सिंपल आप ये लिखोगे, ऊपर वाली यही कंडीशन सारी आएगी, यहाँ पर के की जगह आप 1 लिख देंगे। ए आई जे इक्वल टू के, कहाँ पर? जब आई और जे बराबर होंगे। ठीक है, सिंबॉलिकल डेफिनेशन थोड़ी सी में भी आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकती है। ठीक है, लेकिन उसको याद करना मुश्किल नहीं है। अगर आप ज़रा कंसंट्रेशन से इस चीज़ को सुनेंगे तो ये आपको याद हो जाएगी। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर ऑर्डर 1 का है तो उसमें सिर्फ एक नंबर होगा, डैट इज़ 1। ठीक है, अगर एक मैट्रिक्स ऑर्डर 2 by 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसको आप ऐसे लिखोगे 1 1 0 0। तो ये पहले है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर के लिए क्या हुआ? यहाँ पर दोनों नंबर एक जैसे होने चाहिए। अब दोनों नंबर एक जैसे होने किसके बराबर चाहिए? 1 के बराबर होने चाहिए। लिहाजा ये आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2 by 2 का। इसी तरह अगर आप ऑर्डर 3 by 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं तो वो आ जाएगा इस तरह 1 1 1 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो ये आपके पास यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 3 by 3 का आ जाएगा। ठीक होगी जी ना बात ये? अच्छा, समटाइम स्टूडेंट्स के जहन में ये बात आ जाती है कि सर ये जो मैट्रिक्स है, क्या इसको भी हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे? बच्चों के जहन में ये सिर्फ होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिर्फ वो होता है जिसमें 0 और 1 आ रहा होता है। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। ये आपका मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए 0 1 तो ठीक है, वो तो होना चाहिए बीच में, लेकिन उनकी तरतीब का भी ख्याल रखना है आपने। अब ये मैट्रिक्स सबसे पहले तो आपका डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, डायगोनल कब होगा? जब यहाँ पर ये डायगोनल के एलिमेंट में कम से कम एक नंबर नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन ही पूरी नहीं कर रहा। डायगोनल नहीं है तो फिर डायगोनल नहीं है तो स्केलर नहीं है, स्केलर नहीं है तो फिर आगे यूनिट मैट्रिक्स की तरफ आप नहीं जा सकते। तो सिर्फ ये सोचना कि 0 1 जिसमें होगा वो यूनिट मैट्रिक्स है, ये चीज़ गलत है। ठीक होगी बात ये? नेक्स्ट जनाब आपके पास है जी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम डिफाइन करते हैं, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। नेक्स्ट बेटा हम यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को डिफ़ाइन करने से पहले यहाँ पर मैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की 2 टाइप्स हैं, लोअर ट्रायंगुलर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या होता है इसको देखें ज़रा। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को आप इस तरह डिफ़ाइन करते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर डायगोनल एंट्रीज के ऊपर वाले तमाम एलिमेंट 0 हों, उलट होगा
अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज के ऊपर वाले तमाम एलिमेंट ज़ीरो हो जाएं तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को आप लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। मिसाल के तौर पर देखें, एक मैट्रिक्स में लिखता हूँ 1 5 7 8 3 2। ये अगर तमाम एंट्रीज आपके पास ज़ीरो के इक्वल हैं तो इस मैट्रिक्स को आप लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, डायगोनल के ऊपर वाले तमाम नंबर ज़ीरो होने चाहिए यहाँ पर। सही है। आपने एक मैट्रिक्स लिखा 2 बाई 2 का 1 5 3, इसको ज़ीरो कर दें तो ये आपके पास जो मैट्रिक्स है ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, अगर ये जो ज़ीरो वाली ट्रायंगल है ये ऊपर बनेगी तो फिर आप इस मैट्रिक्स को लोअर ट्रायंगल कहेंगे। और अगर किसी मैट्रिक्स में मेन डायगोनल के नीचे वाले तमाम एलिमेंट ज़ीरो कर दिए जाएं और ऊपर वालों पर कोई कंडीशन नहीं है, वो कुछ भी हो सकते हैं, तो उस मैट्रिक्स को आप अपर ट्रायंगुलर कहेंगे। ठीक है जी। तो नीचे वाले तमाम एलिमेंट्स अगर आप ज़ीरो कर दें, फिर एक और एग्जांपल लिखें, नीचे वाले तमाम एलिमेंट्स अगर ज़ीरो कर दी जाएं किसी मैट्रिक्स में तो उस मैट्रिक्स को आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, ये ज़ीरो वाली ट्रायंगल आप देखें नीचे बन रही है, तो ये उलट होगा, अगर ट्रायंगल ज़ीरो वाली नीचे बनेगी तो अपर ट्रायंगल होगा और ज़ीरो वाली ट्रायंगल ऊपर बनती है तो लोअर ट्रायंगुलर होगा। ठीक होगी बात ये। नेक्स्ट चलें, अगर किसी मैट्रिक्स में कुछ ऑथर्स यहाँ पर अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखते हैं। कुछ ऑथर ये कहते हैं कि जी ऐसा मैट्रिक्स जो आइदर लोअर ट्रायंगुलर हो या अपर ट्रायंगुलर हो, उस मैट्रिक्स को सिंपल आप ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, या अपर हो जाए या लोअर हो जाए उसे सिंपली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, जबकि कुछ ऑथर्स की जो डेफिनेशन है उनके नज़दीक ये है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल के ऊपर वाले भी तमाम एलिमेंट ज़ीरो हो जाएं और नीचे वाले भी तमाम एलिमेंट ज़ीरो हो जाएं। ठीक है, यानी वो एज वेल एज लोअर ट्रायंगुलर भी हो और अपर ट्रायंगुलर भी हो एट द सेम टाइम, तो उस मैट्रिक्स को आप ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। मिसाल के तौर पर एक मैट्रिक्स हमने लिखा 1 8 3, इसको भी ज़ीरो कर दिया, इसको भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, यानी ये डायगोनल मैट्रिक्स आपका एक किस्म का बन गया। तो कुछ ऑथर के नज़दीक इस मैट्रिक्स को वो कहते हैं जी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, यानी ऊपर वाले तमाम एलिमेंट भी ज़ीरो हैं, नीचे वाले भी तमाम एलिमेंट ज़ीरो हैं। ठीक है, और कुछ के नज़दीक सिंपल अगर वो अपर या लोअर में से किसी एक टाइप को भी पूरा करता है तो वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की हम यहाँ पर सिम्बॉलिक डेफिनेशन के मतलब बात करते हैं। ठीक है, लें जी, लोअर ट्रायंगुलर के मतलब अगर मैं बात करूँ तो मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो ज़ीरो है ये किस पोजीशन के ऊपर है। ये है जी पहली रो दूसरा कॉलम, ये आपके पास है पहली रो तीसरा कॉलम, ये आपके पास है सेकंड रो थर्ड कॉलम। इन तीन नंबरों पर ज़ीरो है। इन तीनों नंबरों पर मुझे देख के बताएं कि आई का नंबर यानी रो का नंबर ज़्यादा बड़ा है या कॉलम का नंबर ज़्यादा बड़ा है। तो आपको देखने पर पता चलेगा कि रो का नंबर स्मॉलर है, कॉलम का नंबर बड़ा है। यहाँ पर रो का नंबर पहला है और कॉलम नंबर 2 है। यहाँ पर रो नंबर 1 है, कॉलम नंबर 3 है। यहाँ पर रो नंबर 2 है, कॉलम नंबर 3 है। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए को, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे ऑर्डर n बाई n अगर उसका हो तो उस मैट्रिक्स ए को आप लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे अगर तमाम ए आई जे फॉर ऑल ए आई जे, ये तमाम ए आई जे ज़ीरो हो जाएं। कब? व्हेन आई जो है वो लेस देन हो जे से, यानी रो का नंबर जे से कम होगा, तो फिर ऐसी सूरत में से लोअर ट्रायंगुलर कहेंगे। इधर आ जाएं, अपर ट्रायंगल की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये आपके पास नंबर है 4th रो फर्स्ट कॉलम, 4th रो सेकंड कॉलम, 4th रो थर्ड कॉलम। इसी तरह यहाँ पर ये है 3rd रो फर्स्ट कॉलम, ये है आपके पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। इन तमाम नंबरों में आप देखें रो का नंबर बड़ा है, कॉलम नंबर स्मॉलर है। ठीक है, तो अगर आपने अपर ट्रायंगुलर को डिफाइन करना है तो सेम इसी तरह लिखेंगे फॉर ऑल ए आई जे, ये तमाम ए आई जे ज़ीरो होने चाहिए। ठीक है, कब? जब आपका आई जो है वो जे से बिगर हो जाए, यानी रो का नंबर कॉलम से नंबर से बड़ा हो जाए। इसको याद आसानी से रखा जा सकता है। लोअर का लफ्ज़ और स्मॉलर का लफ्ज़ ये एक जैसे हैं। ठीक है, तो लेस देन का जब हम साइन इस्तेमाल करेंगे आई लेस देन जे, तो समझ लें ये आपका लोअर ट्रायंगुलर है। और जब आप कहोगे आई ग्रेटर देन जे, तो ये आपका क्या होगा? मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ पर चंद एक और मज़ीद चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के हवाले से यहाँ पर मैं डिस्कस कर देता हूँ। देखें जी, जो कि इसकी डेफिनेशन ये है कि आपके पास लोअर ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें अगर ऊपर वाले तमाम एलिमेंट ज़ीरो हुए, ठीक है,
तो फिर वो लोअर ट्रायंगुलर है, और अगर नीचे वाले तमाम एलिमेंट जीरो हो जाएं तो फिर वो अपर ट्रायंगुलर है। मेन डायगोनल के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, नीचे वाले एलिमेंट के ऊपर भी कोई कंडीशन नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं उस मैट्रिक्स की बात करते हैं। अगर आप इसके ऊपर वाले तमाम एलिमेंट्स को ज़ीरो कर दिया, अब नीचे वाले एलिमेंट्स में से आपने इन दोनों को ज़ीरो कर दिया है, तो अभी भी ये जो मैट्रिक्स है ये आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रहेगा, क्योंकि ऊपर वाली तमाम एंट्रीज जो है वो क्या है, ज़ीरो के इक्वल है। नीचे वालों की कोई बात नहीं हुई, ठीक है। हाँ, अब अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर इसको भी आप ज़ीरो कर देते हैं, ठीक है, तो अब ये बन गया आपका डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स याद रखिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स ऑलवेज लोअर ट्रायंगुलर एज वेल एज अपर ट्रायंगुलर एंड हेंस दे आर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स अगर इसकी बात आप करें तो अब ये अपर भी बन गया, लोअर भी बन गया। अब अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये कोई कंडीशन नहीं है कि उसके मेन डायगोनल की एंट्रीज किस तरह की होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इसके मेन डायगोनल में इसको भी ज़ीरो कर देते हैं, ठीक है, तो अब भी ये मैट्रिक्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही रहेगा, ठीक है। आपने अगर इसको भी ज़ीरो कर दिया तो अब भी आप यहाँ पर देखें, ऊपर भी ट्रायंगल ज़ीरो है, नीचे भी ट्रायंगुलर बन रहा है, तो अभी भी ये आपके पास मैट्रिक्स क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर एंड लोअर बोथ। एंड द लास्ट वन, अगर फ़र्ज़ करें आप इस 7 को भी ज़ीरो कर देते हैं तो अब ये बन जाता है नल मैट्रिक्स। तो कुछ ऑथर्स के नज़दीक चूँकि अगर वो सिर्फ इस डेफिनेशन को फॉलो करते हैं कि मेन डायगोनल के ऊपर और नीचे सिर्फ ज़ीरो होने चाहिए, तो लिहाजा आप देखें मेन डायगोनल के ऊपर ज़ीरो हैं, ये अपर ट्रायंगुलर है, मेन डायगोनल के नीचे वाले ज़ीरो हैं, लोअर ट्रायंगुलर है, अपर और लोअर दोनों ज़ीरो हैं, लिहाजा ये ट्रायंगुलर है। मेन डायगोनल पर के एलिमेंट्स पर कोई कंडीशन नहीं है, वो ज़ीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो यहाँ से इस डेफिनेशन से ये भी इससे पता चलता है कि नल मैट्रिक्स को भी आप ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बेटा हमारी यहाँ पर डिस्कशन थी लेक्चर नंबर 1 में सम बेसिक्स टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के हवाले से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर इंशाल्लाह मैं अगले लेक्चर में मैट्रिसेस की कुछ स्पेशल टाइप जो होंगी उनके मुताबिक डिस्कशन करूँगा, ठीक है। तो मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे दोस्तों को भी बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम हर्मिशन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और निलपोटेंट मैट्रिक्स, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स वगैरह की जो स्पेशल टाइप्स हैं मैट्रिसेस की, इनको डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ जी।